नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। साथ ही सीएम धामी ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, कई लोग भाजपा में शामिल हो रहे। उन्होंने कहा कि चंदन राम दास ने दास बनकर बागेश्वर की सेवा की थी, अब उनकी पत्नी पार्वती दास को बागेश्वर के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा इस चुनाव में बंपर वोटों से जीत हासिल करेगी। आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सक्रिय मानसून के कारण बहुत तबाही हुई है। केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है। हम आपदा के बाद के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के साथ ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे। आपदा को लेकर बैठक की जा रही है। हर संभव मदद प्रभावित इलाकों में दी जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। यहां वो अनेकों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीएम धामी इस साल दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे। ऐसी संभावना है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों से इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले निवेश की तस्वीर साफ हो सकेगी। हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है। उसके संबंध में भी चूँकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी हम अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। सर करीब अभी तक चूँकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू। और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे। और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सर दिल्ली देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं, और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ की जनता का भी सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। देखिए, इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, अतिवृष्टि हुई है। उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहाँ आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और अभी तो ये है कि चूँकि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएँ, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रभावित आपदा से लोग हैं उनके बीच में जाकर उनके लिए सामान्य स्थिति कैसे बने। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम नेताओं को शामिल किया गया। ये नेता कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी समर्थन में जनसभा करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और बड़े शीर्ष नेता हैं उनकी सूची के साथ साथ हमारे जो है प्रभारी देवेंद्र यादव जी, कर्ण महाराज जी, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और सभी विधायकगण, सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। अब सारे के सारे हमारे नेता जो हैं बागेश्वर में जा रहे हैं ताकि हम विजय हासिल कर सकें और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता सब एकजुट होकर के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। बागेश्वर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निशंक ने कहा कि बीजेपी के 9 साल कांग्रेस के अब तक के कार्यकाल पर भारी हैं। बीजेपी के राज में आज तेजी से सड़कों का जाल देश में बिछ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत अनेक योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। 2018 में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब 2024 में भी बीजेपी की बड़ी जीत होगी। जी ने अपने अंग्रेजों के खिलाफ और देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो ध्वज फहराया था, तिरंगा, उनको गोलियों से भून दिया था हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। हमारे इनके गांव, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी का जो गांव है मानकपुर, वहाँ से फतेह सिंह और उराव सिंह कहाँ जाकर के उनको फांसी की सजा दी गई थी। ऐसे जुनूनी लोग हमारे जिले में रहे और इसलिए हमारा पूरा जिले में इस समय ये वातावरण है। मेरे कालाडूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव और आसपास के क्षेत्र युवाओं के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ग्राम सभा रतनपुर में 24,85,000 की लागत से मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया है। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि हमारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश हैं कि हम खेलों और खेलों से संबंधित संसाधनों को विकसित करें। खेल मैदान, मिनी स्टेडियम या फिर स्टेडियम के विकास के लिए जब जब धन की जरूरत पड़े तब पैसा अवमुक्त करते हुए उनका विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बच्चे इस मैदान का अच्छा उपयोग करते हुए और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। भारत सरकार में वो कोविड पीरियड का है और हमारी सरकार में लगातार राजकीय इंटर कॉलेज बेल पड़ाव के आज मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई और मुझे आज इसका उद्घाटन करते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज यह मैदान जो है वो हमारे बच्चों को, स्कूल को जो है आज समर्पित कर दिया गया है। यह धनराशि जो है लगभग 25 लाख की धनराशि के साथ में इसका निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण हुआ है
और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मिनी स्टेडियम से, खेल मैदान से हमारे जो बच्चे जो अध्ययनरत होते हैं उनको एक अवसर मिलता है जहाँ पर वो अपने खेल की प्रैक्टिस और अपना अभ्यास और खेल के उपरांत में स्कूल के उपरांत में भी वो यहाँ पर आते हुए अपने अभ्यास को कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल पर पिघरी फार्म कैला खान में बनने जा रही 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। अजय भट्ट ने कहा कि इस पर शासन ने बहुत तेजी से कार्य किया है। उत्तराखंड सरकार ने संबंधित विभाग से इस स्थान की रिपोर्ट मांगी है। छावनी परिषद क्षेत्र में मल्टी स्टोरी पार्किंग के बनने से नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को होने वाली पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। अजय भट्ट ने कहा कि भूगर्भ शास्त्री की रिपोर्ट आने के पश्चात ही पार्किंग स्थल निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। तो सब सारी चीज़ें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जब आएंगे, वो कई चीज़ें तो मैंने इसीलिए आते ही पूछा कि जियोलॉजिस्ट आगे या नहीं आए, भूगर्भ शास्त्री, तो वो तो देखते ही हैं। ये सब चीज़ें जब बनती हैं, निर्माण होते हैं, तो उसमें बिना इसके जो साइंटिस्ट हैं हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो जियोलॉजिस्ट जो हैं भूगर्भ शास्त्री, उनकी रिपोर्ट तो अंतिम रिपोर्ट होती है। उसका इनकम सारी हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड को जाएगी। ऐसा हमारा विचार है कि अगर ये हम सफल हो गए तो इनकम भी कैंट को ही जाएगी। हमारी मल्टी लेवल पार्किंग का अगर कहीं होता है तो 1,500-2 हज़ार यहाँ आ जाएंगी, और ऊपर हमारा जो अभी खाली कराया था ऊपर मेट्रोपोल, वहाँ आ जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 19वीं जयंती पर देहरादून में महानगर युवा कांग्रेस ने देहरादून कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके साथ ही दून हॉस्पिटल में फल वितरित किए गए। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि आज के दिन राजीव गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। राजीव गांधी ने युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाया, उसके साथ ही IT क्षेत्र में नई क्रांति लाने का भी कार्य किया। राजीव जी का जो कार्यकाल भी रहा है और राजीव जी ने जो काम किए हैं, आज उन काम को हम लोग याद कर रहे हैं। भले वो पंचायती राज को लेके हो, जो उन्होंने पावर्स दी प्रधानों को, और युवाओं को जो मत का अधिकार देने का काम किया, और साथ साथ IT सेक्टर में जो क्रांति लाए, ये सब राजीव जी की देन है। तो आज के दिन पे उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने ब्लड कैंप का भी आयोजन किया है, और साथ साथ हम लोग दोनों अस्पताल में फल वितरण भी कर रहे हैं। और उनके किए जो योगदान है और जो उनके काम है, वो सदैव हिंदुस्तान जो है याद रखेगा, और वो कभी भुलाए नहीं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखनाद महारैली का आयोजन किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2005 को ही पुरानी पेंशन बंद की गई थी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के तहत कर्मचारियों ने देहरादून में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया। इसके बाद 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखनाद महारैली निकाली जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी नेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीत पैन्यूली ने कहा कि उत्तराखंड में सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सांसद और विधायक एक साथ कई पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी आखिर पेंशन से वंचित क्यों रहे। देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास यही तरीका है कि बार बार आंदोलनात्मक कार्य प्रदर्शन करते रहे। और अभी तो आपने देखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, कर्नाटक में होने वाली है। और ये सरकारें भी समझ रही है कि जिस तरह से यदि कर्मचारियों को अनदेखा किया गया तो इसके दुष्परिणाम उनको देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार के जो राजनीतिक पंडित होंगे, राजनीतिक सलाहकार होंगे, वो समय रहते हुए सही सलाह देंगे और पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। सुनाई। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने कालाडूंगी तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों और विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने देवल चौड़ गांव में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन नलकूप, वैकल्पिक धापला मार्ग, मिनी स्टेडियम कालाडूंगी, आयरन फाउंड्री, सिंचाई नगर योजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही GIC पवलगढ़ में जन सुनवाई आयोजित कर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर निस्तारण किया। इस मौके पर कई अफसर मौजूद रहे। क्षेत्र विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण रखा हुआ था, जिसमें
एक प्रोग्राम ये भी रखा था कि यहाँ पवलगढ़ में हम जो आसपास के क्षेत्र की जनता है उसके साथ जनसुनवाई एक करेंगे, जो जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं विभागों के साथ। तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ आए थे। काफ़ी सारे इश्यूज़ लोगों ने अपने बिजली के, पानी के, अन्य मामलों के रखे हैं। जो भी संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ हमारे साथ उनको निर्देश दिए हैं तत्काल समाप्त। कालाढूंगी में जो स्टेडियम का इशू चल रहा है वो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र में केस अभी वर्तमान में है, लेकिन फॉरेस्ट की जो उसमें लैंड है वो बहुत छोटा सा पैच है, इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, वहाँ से काम शुरू कराया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त तक प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से जो भी पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक 21 अगस्त के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में 21 अगस्त को भारी बारिश से भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी तरह हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी जिलों की भी मौसम विभाग ने अलर्ट रखा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी, लेकिन 23 अगस्त को प्रदेश में बारिश की लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त के बाद बारिश की एक्टिविटी कम होने की संभावना जताई है। इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एका दुक्का मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है। उसमें चाहे इंटेंस आवर है या वेरी इंटेंस आवर है, वो एका दुक्का जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। अभी इसमें 1-2 रुड़की में गंग नहर कोतवाली पुलिस ने पाइप गोदाम से 25 लाख रुपए की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के 2 अन्य सभी अभी फरार हैं। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई 8 लाख रुपए की रकम भी बरामद की है। आपको बता दें, गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक स्थित उप कारागार के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक का बड़ा गोदाम है। बीते बुधवार की रात गोदाम में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हमारी टीमों ने सुराग रस्सी पता रस्सी करी, जिसमें इजमामुल हक नाम का एक व्यक्ति था जिसको कुछ दिन पूर्व ही इन्होंने नौकरी से निकाला था और उसको संपूर्ण जानकारी रहती थी कैश कहाँ रहता है और कितना कैश सेल के बाद रखा जाता है। इसके आधार पर पुलिस टीम लगी थी, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने अन्य 3 साथियों जो इंतजार और अन्य 2 साथियों के साथ जो है इस घटना को अंजाम दिया था और जो पैसे आए थे उन्होंने बराबर और अपने बीच में बांट लिए। अभी तक 8 लाख रुपए जो मेन अभियुक्त था इजमामुल हक और उसका जो साथी था इंतजार, उससे बरामद किए गए। अन्य जो इनके साथियों के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली उस पर टीम लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो भी कैश गया होगा, 2 अन्य जो अरेस्ट होंगे तो उनसे रिकवरी करने में तभी पूरा समस्त इसमें कैश बरामद। कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में शनिवार को एक बार फिर धर्मनगरी में 3 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मजारों पर कार्रवाई की गई। दरअसल कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर और जगजीतपुर के क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम अजय वीर ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी विभागों से रिपोर्ट आने के बाद आज एक बार फिर से 3 अवैध तरीके से निर्मित किए गए धार्मिक निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी पक्षों से वार्ता करके आपसी सामंजस्य से निर्माण को हटाया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सबको इसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कार्रवाई करी गई है, जो हमारी उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति के आदेश के उपरांत ही करा गया। अन्य न्यायालय के आदेश थे उसमें कि इन जनरल हर जगह से अतिक्रमण को विधिवत तरीके से हटाया जाए। किसी भी तरीके का उसमें कोई भी हम लोग धार्मिक संरचना हो, चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, ये वो, अगर वो हमारी सरकारी संपत्ति पे, स्पेशली अगर रोड वगैरह के किनारे है, जैसे कि ये वाले जो अतिक्रमण है रोड के मध्य है, तो यहाँ पे हमने जो विधिवत तरीका है उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति में डिस्कशन के बाद उसको हटा दिया। यहाँ पे हमारे नगर निगम के, पुलिस के, राजस्व के और
मसूरी में शनिवार रात मसूरी से सवारी छोड़कर देहरादून की ओर जा रही बुलेरो गलौगी पावर हाउस के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर जा गई। वहीं इस हादसे में चालक को गंभीर चोट आई है। वहीं चालक बुलेरो टैक्सी कार में फंस गया, जिस कारण वह रात भर जिंदगी मौत से लड़ता रहा। सुबह के समय घटनास्थल के पास काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि एक बुलेरो टैक्सी कार खाई में गिरी हुई है, उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है, जिसकी सूचना मसूरी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन से बाहर निकाला गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में महिला कांग्रेस ने हरियाली तीज का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ तीज क्वीन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने तीज गायन और सांस्कृतिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। और इस दिन वातावरण जो होता है कि पूरा सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है और महिलाएं भी अपने हाथ पे मेहंदी लगा के अपने चारों तरफ हरियाली फैलाना चाहती हैं, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहती हैं। और इसके लिए एक किंवदंती भी है कि माँ पार्वती ने बड़ी कठोर तपस्या के बाद शिव जी को पाया था, प्राप्त किया था। तो इस दिन जो है शिव जी पार्वती की पूजा भी होती है, राधा कृष्ण की भी पूजा होती है और सब महिलाएं जो हैं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। पौड़ी में महिला होमगार्ड भर्ती के आवेदन को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान अभी तक 956 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त की रखी गई है। आपको बता दें कि जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय पौड़ी में होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अभी तक 956 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। इसके अलावा लोगों को भर्ती के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। होमगार्ड की भर्ती चल रही है और सर मतलब कि होमगार्ड की भर्तियां मतलब 33 वैकेंसी है और भर्तियां तो बहुत सारी है, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ही आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। कल भी बहुत भीड़ थी यहाँ और आज भी बहुत है, तो लड़ाई भी चल रही है उस फॉर्म की वजह से और वैकेंसी की वजह से भी बहुत लड़ाई चल रही है। ये देखो भीड़ भी चल ही रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, तो इससे मतलब पता चल रहा है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और लड़कियाँ देखो कितनी सारी बेरोजगार हैं। तो इसी से मतलब ये तो ऑफलाइन भर्ती है तो इसमें ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अगर ये ऑनलाइन होती तो पता नहीं कितने ज़्यादा लोग भरते और कहाँ कहाँ से भरते। और यहाँ पे व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है लोगों को। होमगार्ड्स की भर्ती जनपद पौड़ी में 3 तारीख से फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इनके कुल पद 30 हैं। 2 पद अनाउंस के हैं मृतक आश्रित वाले महिलाओं के, वो 2 अलग से हैं। और जो सीट। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।